दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब क्राइम करने के बारे में प्लानिंग करता है तो उस प्लानिंग को कुछ इस तरीके से करता है कि उसका जो राज है वो राज रह सके। लेकिन दोस्तों कई बार कत्ल करने की जो प्लानिंग होती है ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है, इतनी ज़्यादा घटिया होती है कि उसके बाद में जब पुलिस इस प्लानिंग को सुनती है और बाकी के जब लोग इस प्लानिंग को सुनते हैं कि इस तरीके से मर्डर किया गया और इस तरीके से इसे हादसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों इस तरीके से जो केसेस होते हैं ये मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ही खुल जाते हैं। और दोस्तों आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज की घटना के अंदर एक कत्ल होता है, लेकिन उस कत्ल को इस तरीके से एक हादसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है और इस केस में जो चीज़ें सामने आती हैं, कत्ल करने के पीछे जो वजह निकल के आती है, यकीनन दोस्तों ये वजह हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। आप लोगों ने कत्ल तो बहुत सारे सुने होंगे, अवैध संबंधों में कत्ल हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज की घटना के अंदर जो कत्ल हुआ ये कत्ल इस तरीके से किया गया कि जिसकी वजह से आप वाकई सोचने समझने में मजबूर हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आप लोग की जो भी कमेंट्स हैं वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है हरियाणा की। और दोस्तों इसी हरियाणा के अंदर एक शहर पड़ता है जिसको हम लोग यमुनानगर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यहीं पर यमुनानगर के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है जिस कॉलोनी को पंजाबी कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पंजाबी कॉलोनी के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि, वो अपनी पत्नी के साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। शादी के बाद से ये अपनी पत्नी के साथ में थोड़ा सा अपने परिवार से अलग रहता था, सेल्समैनी का काम करता था और सेल्समैनी के काम में ये अक्सर घर से बाहर रहता था। और इसकी जो पत्नी थी घर पर रहती थी और जो रवि था ये घर से बाहर अपनी सेल्समैनी का काम करता था। दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। परिवार में थोड़े पैसों की कमी ज़रूर थी, लेकिन इन दोनों पति पत्नी के बीच में जो खुशियां थी ये भरपूर थी। इसी तरीके से जो ज़िंदगी थी इनकी चल रही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 17 सितंबर साल 2019। 17 सितंबर साल 2019 ही वो तारीख थी कि रवि के परिवार के लिए तारीख एक काले दिन की तरह थी। और दरअसल दोस्तों रवि अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था और इसी 17 सितंबर साल 2019 को जब ये अपने घर लौट के आता है उसके बाद में अच्छा खासा सोता है। लेकिन जैसे ही सुबह इसकी पत्नी उठती है, रवि फर्श पर पड़ा हुआ है, इसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। और जो पत्नी थी वो अपने पति को होश में लाने की कोशिश करती है, उसको उठाने की कोशिश करती है, मदद के लिए भागती है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है कि उसके पति को ना जाने क्या हो गया। और उसके बाद में दोस्तों जब आस पड़ोस के लोग आते हैं तो देखने के बाद में जब रवि की नब्ज़ टटोली जाती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में जो पत्नी थी घबराई हुई अपने ससुराल वालों को फ़ोन करती है और ससुराल वालों को फ़ोन करने के बाद में कहती है कि जो रवि हैं शायद रात में ये उठे होंगे और किसी वजह से नींद में या फिर किसी वजह से इनके सर पर बेड लग गया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब दोस्तों जैसे ही घर परिवार वाले ये बात सुनते हैं दौड़े दौड़े भागे भागे वो भी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद में पूछते हैं भैया को क्या हो गया। अब जो भाभी थी वो कहती है कि रवि हैं वो अपने काम से लौट के आए, उसके बाद में हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद में हम लोग सो गए। और जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने देखा कि जो रवि हैं वो ये ज़मीन पर गिरे हुए, फर्श पर गिरे हुए और उनके सर से बहुत सारा खून बह रहा है। मैंने अपने पति को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की, उन्हें एक तरीके से बोध के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की। क्योंकि मैं महिला थी, असमर्थ थी, इसलिए मैं आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगती हूँ। जब आस पड़ोस के लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि रवि में अब कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, रवि ही मेरा सहारा थे। अब जो पत्नी थी ये बेहद चीख चीख कर रोने लग जाती है। उधर जो परिवार वाले बेहद परेशान कि आखिर रवि के साथ में अचानक से ऐसे कैसे हो गया। अब दोस्तों वहीं से परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब दोस्तों जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहाँ पर जो भीड़ होती है उस भीड़ को पुलिस हटाती है और उसके बाद में सबसे पहले जो डेड बॉडी होती है और उस पूरा जो सीन होता है, जो कमरे का जो पूरा नज़ारा होता है उसको बहुत अच्छे से पुलिस समझती है, उसकी बहुत बारीकी से मुआयना किया जाता है। उसके बाद में पुलिस कहती है कि जो रवि हैं इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब जैसे ही डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की बात आती है जो पत्नी होती है ये रोने लग जाती है, कहती है उसके पति की एक तो बहुत ही अजीब तरीके से मौत हो गई, अब तुम उसकी डेड बॉडी को चीरोगे, फाड़ोगे, उसके साथ में पोस्टमार्टम करोगे, मैं अपने पति के साथ में ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। अब दोस्तों जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि पत्नी पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रही है तो उसके बाद में घर परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इसकी हत्या हुई है या फिर कुछ और वजह है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो घर परिवार वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल रवि का पोस्टमार्टम हमें चाहिए,
उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें पता तो चले कि रवि की मौत किस तरीके से हुई है। उसके बाद में पुलिस जो थी वो रवि की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों इधर पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, एक दिन का समय गुजर जाता है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं उनको ये अंदाज़ा लग जाता है कि रवि के साथ में पहले काफ़ी ज़्यादा मारपिटाई की गई और उसके बाद में इसके गले को दबाया गया है और उसके बाद में किसी भारी भरकम चीज़ से इसके सर पर वार किया, इस वजह से रवि की मौत हुई है। अब दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चीज़ें खुलासा होता है कि इस तरीके से मौत हुई है तो पुलिस समझ जाती है कि जो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है और ये जो एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट नहीं है, दरअसल ये हत्या है। अब जो नेचुरल डेथ थी वो नेचुरल डेथ बढ़ के मुड़ के अब हत्या की तरफ मुड़ जाती है। अब जो पुलिस थी वो इस पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी कहती है कि साहब मैं तो सुबह उठी तो मैंने अपने पति को इसी तरीके से देखा, मैंने सोचा कि शायद उनको बेड लग गया होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। साहब जो भी इसके कातिल हैं उस कातिल को पकड़ना चाहिए। अब पत्नी वहाँ पर रो रो कर चीख चीख के उसका बुरा हाल होता है। अब दोस्तों पत्नी जो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसके जो लड़के के परिवार वाले यानी रवि के जो परिवार वाले होते हैं जो अपनी बहू की हालत इस तरीके से देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद पुलिस से कहते हैं कि तुम हमारे घर की जो बहू है उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ मत करो। उसके बाद में पुलिस ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं करती है। अब चूँकि दोस्तों मर्डर हुआ था, मर्डर किसने किया था ये पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी था कि पुलिस इस चीज़ों का खुलासा करे। उसके बाद में जो रवि की पत्नी होती है इसके मोबाइल का CDR निकाला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही इसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उस कॉल डिटेल में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो कि पुलिस को संदिग्ध लगती हैं। उसके बाद में पुलिस उस कॉल डिटेल के आधार पर इस रवि की पत्नी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके जाती है। अब दोस्तों पुलिस थाने ले जाने के बाद में इस रवि की पत्नी से पूछताछ की जाती है। इससे पूछा जाता है कि दरअसल तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई और तुम्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता है, बेहतर यही होगा तुम सारी बातें पुलिस को सच सच बता दो। अब दोस्तों जो रवि की पत्नी होती है वो कहती है कि मेरे ऊपर तो पहले से ही गमों का पहाड़ टूटा है, किसी ने उसके पति की हत्या कर दी है। अब तुम कातिल को ना पकड़कर उसकी पत्नी से ही पूछताछ कर रहे हो, ये कहाँ का सही वाला कानून है। इस तरीके से ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, पुलिस को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस के पास में इस महिला की कॉल डिटेल थी और उस कॉल डिटेल से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस को संदिग्ध दिखाई पड़ती। दरअसल एक नंबर ऐसा था जिस नंबर पर लगातार इस रवि की पत्नी की बात हुआ करती थी और जिस दिन रवि की हत्या हुई है उस दिन भी इस महिला ने उस नंबर पर बात की है। अब जो नंबर था उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि जो नंबर है ये यहीं पर रहने वाले पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले मंजीत के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब मंजीत के बारे में पता किया जाता है कि मंजीत कौन है भाई। अब दोस्तों जब मंजीत के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि मंजीत जो है पेशे से ऑटो ड्राइवर है और इसी मोहल्ले में ऑटो चलाता है। अब मंजीत की बात इस महिला से क्यों हो रही थी पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था। इसके बाद में पुलिस शक के आधार पर मंजीत को गिरफ्तार करती है, उसे भी पुलिस थाने लेके आती है। अब मंजीत को और रवि की पत्नी को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में जो रवि की पत्नी थी जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों वो कहानी हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल रवि की पत्नी बताती है कि उसकी शादी जब रवि से होती है तो उसके बाद में रवि अपनी फैमिली के साथ में रहता है और वो जो सेल्समैन ही करता है, इसी से कुछ पैसे अर्जित करता है। उसके बाद में हमारे घर परिवार में आमतौर पर जैसे सभी घरों में थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, हमारे घर में भी होने लगते हैं। उसके बाद में हम ये फैसला लेते हैं कि हम अपने परिवार से अलग रहेंगे। उसके बाद में जो रवि था ये सेल्समैन करता था, घर से बाहर चला जाता था, मैं घर का कामकाज संभालती थी। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में जो रवि की पत्नी होती है इसकी मुलाकात होती है इस ऑटो ड्राइवर से जिसका नाम मंजीत होता है। अब जब ऑटो ड्राइवर मंजीत से इस रवि की पत्नी की मुलाकात होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है इन दोनों को कानो कान खबर नहीं होती। अब दोस्तों आए दिन जो रवि की पत्नी थी मंजीत से बात करने लगती है। अब चूँकि रवि था जो सेल्समैन ही करता था, ये काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, इसलिए जो खाली समय होता था रवि की पत्नी ये खाली समय मंजीत को दिया करती थी और अक्सर इन दोनों के बीच में फ़ोन पे बातचीत होने लगती थी। अब दोस्तों आजकल की मोहब्बत, अगर आजकल के कुछ रिश्ते बनते हैं तो सबसे पहले शारीरिक संबंध बनना ज़रूरी है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध को लेकर डील होती है। उसके बाद में जैसे ही रवि अपने घर से जाता है, जो रवि की पत्नी होती है वो इस मंजीत को कॉल करती है और कहती है कि मौका अच्छा है और तुम घर पे आ जाओ, रवि बस अभी अभी गया है और शाम तक लौटेगा। अब दोस्तों जो मंजीत होता है ये अपना ऑटो साइड में खड़ा करता है और पहुंच जाता है और वहां पर रवि की पत्नी के साथ में ऑटो चलाने लगता है।
लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं, लगातार इस तरीके से शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। लगातार जब शारीरिक संबंध बनते रहते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे की लत लग जाती है, और लत इस कदर इन दोनों के ऊपर हावी होती है कि अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अब कई बार जब रवि घर पे होता, कई बार काम पर नहीं जाता, तब भी इन दोनों को शारीरिक संबंध बनाते, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की लत लगी हुई थी। उसके बाद में जो मंजीत होता है, जब रवि की पत्नी को कॉल करता है तो रवि की पत्नी कहती है कि आज रवि घर पे हैं और आज मौका नहीं लगेगा। तो मंजीत उससे कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें कुछ नशे की गोलियां ला के दूंगा, वो तुम रवि के खाने में मिला देना, रवि उस गोलियों को खाकर सो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो चाहें रवि के सामने ही कर सकते हैं। इसी तरीके से अब नशे की गोलियां रवि की पत्नी रवि को देती थी। अब लगातार इस तरीके से शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब दोस्तों एक दिन जो रवि है जब अपने काम से लौट के आता है, उसके बाद में जो रवि की पत्नी थी पहले ही उससे वादा कर चुकी थी कि आज मिलना है मंजीत से। उसके बाद में मंजीत जो था वो नशे की गोलियां तो इसे दे चुका था। जो रवि की पत्नी थी अपने खाने में नशे की गोलियां मिलाती है, रवि उस गोलियों को खाने के साथ में खा जाता है। उसके बाद में उसे नशा हो जाता है, वो गहरी नींद में चला जाता है। अब जो मंजीत था रवि के घर पे पहुंच जाता है, उसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन दोस्तों आज कुछ ऐसा होता है कि रवि की आंख खुल जाती है। शायद उसने गोलियों की डोज ज़्यादा नहीं डाली थी, इस वजह से उस रवि की आंख खुल जाती है। अब दोस्तों जैसे ही रवि की आंख खुलती है तो रवि सामने देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसी के मोहल्ले में रहने वाला एक ऑटो चालक जिसका नाम मंजीत है, उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में है। दोनों ऑटो चला रहे हैं। अब जब इस तरीके से ये अपनी पत्नी को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है, चीखता है, चिल्लाता है। उसके बाद में मंजीत से कहता है कि दरअसल वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद में जब मंजीत और इस रवि की पत्नी को ये लगता है कि ये बात खुल जाएगी तो डर की वजह से ये दोनों रवि की हत्या कर देते हैं। पहले उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करते हैं, उसके गले को दबाते हैं। जब रवि ज़मीन पर गिर जाता है तो किसी भारी भरकम चीज़ से उसके सर पर वार करते हैं और इस तरीके से रवि की मौत हो जाती है। और उसके बाद में मंजीत को ये वहाँ से 9-2-11 कर देती है और सुबह सुबह ये चीखने लगती है कि उसके पति को क्या हो गया। साजिश के तहत ये अपने ससुराल वालों को कॉल करती है कि सुबह को बेड लगने की वजह से उसके पति की मौत हो गई। अब दोस्तों ससुराल वालों को इस रवि की पत्नी की बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें है बालेश्वर बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार जी, आज भी पहला लाइक मेरा है, लाइक करके जल्दी में कमेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि कहानी सुनने के बाद ही कमेंट्स कर सकते हैं। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में साजिद हैं लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी हैं लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, ऐसी ही कहानी सुनकर हंसी भी आती है और समाज कैसा होता जा रहा है ये भी पता चलता है, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नायक म्यूज़िक हैं लिखते हैं जय जगन्नाथ भैया, कहानी अच्छा लगा, सुरेश नायक गोलाबाई से, तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जयराज हैं लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, नाइस स्टोरी, आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है, तो जयराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सालुंके जी हैं लिखते हैं नाइस प्रेजेंटेशन साबिर जी, तो अनिल सालुंके जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं लिखते हैं गुड जॉब, थैंक यू मिस्टर मलिक फ्रॉम लंदन, तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स है मैडनेस लव करके आईडी है लिखते हैं भैया मैं बिहार से हूँ, आपकी कहानी हमेशा सुनता हूँ और बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि ज़िंदगी कैसे जीना है, तो मैडनेस लव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये आराध्या यादव करके आईडी है और ये लिखती है नाइस स्टोरी, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शानापुर शहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में अरशद अजीम है लिखते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने नेमत से नवाजा और मैं उसका नाम मोहम्मद अरहान रखता हूँ, तो अरशद अजीम जी शायद आपका बेटा हुआ है और जो अरहान आप अपने बेटे का नाम रख रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि जो आपके बेटे हैं तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और आपको आपके बेटे की पैदाइश की बहुत सारी मुबारकबाद। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं। आलोक जी हैं लिखते हैं संगत गुण ऊपर जाए संगत गुण जाए, उसे व्यक्ति की संगत से उसकी दिमागी दशा इस तरीके से कर दी कि वह शादी के बारे में सोचने लगा और उसी में अपना जीवन तबाह कर लिया, तो आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं लिखते हैं कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते, करते हैं पर लोग शक नहीं करते, तो इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। और उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं लिखते हैं नमस्कार सर जी, ऐसी कहानी में सारी गलती बुज़ुर्ग की है, 17 साल के होने के बाद भी शादी की। उसके बाद में आराध्याना यादव हैं लिखते हैं भाई आराधना यादव मेरा नाम है, आर्ध नहीं तो आराधना,
तो आपकी जो आईडी है उस पे नाम शायद थोड़ा सा स्पेलिंग उसकी जो स्पेस नहीं है, तो इस वजह से मिस्टेक हुई होगी। तो अब मैं समझ गया आपका नाम आराधना है। तो आराधना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में प्रवीण शर्मा है, लिखते हैं घर घर मोदी हर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, खान साहब कहानी पूरी सुनाया करो, अब आगे क्या हुआ, मिले या फिर नहीं मिली। तो प्रवीण शर्मा जी, पहली बात तो मैं खान नहीं मलिक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। खैर दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है, कहानी सुनाने में कोई मिस्टेक होती है तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।